ने तो यह साफ कर दिया है कि वो वेस्ट बैंक को एनेक्स करना चाहता है। ये कोई रेजिस्टेंस से लड़ने की या हमास को खत्म करने की कोई कवायद नहीं है, सीधे सीधे वेस्ट बैंक को एनेक्सेशन की बात है। लेकिन जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें वो बैटल टैक्टिक्स नई से नई इजाद कर रहा है वेस्ट बैंक में, उसको लेके इजरायली पूरा जो टॉप ब्रास है वो हतप्रभ है। आज देखिए जो लड़ाई तुलकरेम में हुई, तुलकरेम जो कि जेनिन के थोड़ा सा वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में थोड़ा सा, तो तुलकरेम में जो लड़ाई हुई वेस्ट बैंक में, उसमें जो एक ट्रायंगुलर एक्सेस बनाया गया। और ट्रायंगुलर एक्सेस कैसे, देखिए तुलकरेम है, तुलकरेम कैंप है, उसके बाद धनाबा एक एरिया है जो थोड़ा साउथ में है, उसके बाद बलावने एक एक्सेस है जो तुलकरेम कैंप के अंदर है, और उसके बाद अल घानेम है जो थोड़े उसके राइट में है। तो लेफ्ट में आप समझिए कि जो बलावना एक्सेस, राइट में जो ये वाला उसके नीचे धनाबा एक्सेस, और राइट में अल घानेम एक्सेस। तो ये देखिए एक ट्रायंगल बना, धनाबा यहां, अल बलावना यहां, और जो अल घानेम में यहां। और ये जो तीनों ट्रायंगल में किस तरीके से आईडीएफ फोर्सेस को ट्रैप करके मारा है, मतलब मैं आपको बताऊं कि ये जो फॉर्मेशंस हैं, ये जो वेज फॉर्मेशन की लड़ाई है, ये एंशिएंट एरा में ये ग्रीक्स लड़ते थे इस तरीके से। उसके बाद मॉडर्न आर्मी में उल्टा ट्रायंगल यानी वी फॉर्मेशन में, जैसे वेज में जो होता है कि एक आदमी आगे, उसके बाद ट्रायंगल ऐसे बनता है, तो एक आदमी आगे, बाकी फोर्सेस पीछे, और बीच में जैसे एक जो पिरामिड को अगर आप उस तरह से एक एंगल में आप घुमा दीजिए, उसके बाद जो वी फॉर्मेशन होता है वो उसी को उलट दीजिए, जो नोक है आगे की वो पीछे हो जाएगी, और जो बेस है वो आगे हो जाएगा। तो ये जो देखिए तरीका है, ये जो तरीका लड़ाई का है, ये अपनाया गया उस तरीके से नहीं, मतलब नॉट एट द लेवल ऑफ एग्जैक्टली फॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ डिजाइन्स और फॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स, बल्कि पूरे एक एरिया में एक ट्रायंगल बनाएगा। जैसे मैंने कहा, धनाबा नीचे, अल बरामना लेफ्ट पे, और अल घानेम राइट पे। और सबसे पहले देखिए एक रूस क्रिएट किया गया कि धनाबा एरिया में एक घर के अंदर से गोली चली। उसके बाद आईडीएफ ने यह सोचा कि धनाबा में यहां पर छुपे हुए हैं फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स। अब तुलकरेम की एक विशेष स्थिति है, तुलकरेम में से 2 बार आईडीएफ, जब से 28 अगस्त से वेस्ट बैंक में हमला शुरू किया है आईडीएफ ने, तब से वो तुलकरेम से 2 बार रिट्रीट कर चुकी है, लेकिन बार बार वापस आती है। जेनिन में उसका कंसंट्रेशन बेसिकली जेनिन में, और जेनिन की लड़ाई की पल पल की खबरें हम आपको देते रहे। उसके साथ साथ हम आपको जो साउथ वेस्ट बैंक हिब्रॉन में हो रहा है उसकी भी हम खबरें आपको लगातार बताते रहे। लेकिन तुलकरेम में जब आज आईडीएफ घुसी, और आईडीएफ को यह लग रहा था कि उसके पास सरप्राइज एलिमेंट है, कि तुलकरेम से वो 2 बार विड्रॉ कर चुकी, और शायद इसीलिए विड्रॉ की कि उसको इस तरीके से एक अटैक करना था, तीन जगह अटैक करना था। लेकिन पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को पहले से यह पता था, तो उन्होंने क्या किया कि धनाबा में जो सबसे बिल्कुल एक जो अगर ट्रायंगल का जो नोक है आप देखिए, ट्रायंगल उल्टा ट्रायंगल करके, तो वहां पर धनाबा में एक घर में गोली चलनी शुरू हुई। आईडीएफ के सोल्जर्स जो धनाबा में थे उन्होंने उसको सराउंड किया, वहां पर कम से कम 3 से 4 घंटा गोली चली। उसके बाद जब उसमें 2 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हो गए, फिर जो फोर्स वहां पर अल बलावना में थी और उधर अल घानेम में थी, यानी लेफ्ट और राइट पे ऐसे, तो वो इधर धनाबा की तरफ आई। और धनाबा की तरफ जब वो आई है, तो बलावना में जो सोल्जर्स बच गए थे वहीं पर उसी समय एक्सप्लोजन हुआ, एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। और उसके बाद अचानक जो वेस्ट बैंक में कम होता है, जो वेस्ट बैंक में क्योंकि डिफेंसिव लड़ाई ज्यादा है, लेकिन गाजा में जो जुलाई 2024 के बाद जो एक एग्रेशन वहां के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने दिखाया, क्योंकि वहां पर एक परमानेंट पोजीशंस इजराइल बनाने की कोशिश कर रहा था, जो आज तक कर रहा है, नहीं बना पा रहा है नेटजरिम एक्सेस में। तो उस तरीके की चीज जो गाजा में होती थी, लेकिन यहां नहीं होती थी, यहां उन लोगों ने बलावना एक्सेस में जो सोल्जर्स एक बड़ा हिस्सा बच गया था, वहां पर एक एक्सप्लोजन किया। और वो एक्सप्लोजन जो है वो कोई माइंस नहीं थी, उसमें उन लोगों ने एक्सप्लोजन किसी प्रोजेक्टाइल से फेंका। अब ये बताइए कि प्रोजेक्टाइल से तो लॉन्चर्स होते हैं, शोल्डर लॉन्चर्स, और शोल्डर लॉन्चर्स के बारे में हमने आपको बताया था कल परसों कि किस तरीके से वेस्ट बैंक की लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा जो आरपीजी लॉन्चर्स फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस यूज कर रहा है, दिस हैज टेकन इजरायली सोल्जर्स बाय सरप्राइज, एंड दे हैव आल्सो स्टार्टेड यूजिंग द सेम काइंड ऑफ
टैक्टिक्स कि वो भी शोल्डर से आरपीजी लॉन्चर्स से जवाब दे रहे हैं। लेकिन यहां पर जो प्रोजेक्टाइल जिस प्रोजेक्टाइल से एक्सप्लोजिव्स फेंके जा रहे हैं इजराइल की तरफ, एक तो जो माइंड होते हैं वहां पर ब्लास्ट होता है, उसके बाद कुछ ऐसे एक्सप्लोजिव्स हैं जो एक खास टेक्निक से, जो अब इसी में देखिए यहीं पर पेच है, क्योंकि वो जो मेडिवल एक टेक्निक होती थी जिसमें एक पूरा जब गन पाउडर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो बड़े बड़े पत्थरों में, स्ट्रॉज में आग लगा के उसको ऐसे एक लीवर के थ्रू फेंका जाता था। तो वो चीज एग्जैक्टली वो चीज हो रही है, या कुछ नया कोई इस तरह की वेपनरी हमास ने और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने इजाद की है जो वेस्ट बैंक में खासतौर पे यूज हो रही है। क्योंकि जो फ्लाइंग प्रोजेक्टाइल्स है ये कहां से आ रहे हैं? ये नई मिसाइल लॉन्च हो सकती है, फ्लाइंग प्रोजेक्टाइल्स नहीं हो सकते। तो मैं बता रहा था कि अल बलावना में जो इस तरीके से फ्लाइंग प्रोजेक्टाइल से डिवाइस, एक्सप्लोजिव डिवाइस आके इजराइलीज के बीच फटी एंड इट कॉट देम ऑफ गार्ड, बिल्कुल वो सकते में आ गए। और उसके बाद अचानक जो फिलिस्तीनी फाइटर्स हैं वो सामने आए, वहां पर उन्होंने गोली चला दी। और जो वहां पर जो गोली चली है अल बनावना में, तो जो आईडीएफ सोल्जर्स जो कुछ बुलेट प्रूफ वेस्ट भी पहने थे, जो उनके ऑफिसर्स खासतौर पे, वो सबसे पहले भागे। और उसके बाद जो आईडीएफ सोल्जर्स का एक जो सिपाही थे उनको चुन चुन के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मारा है। दो मौतें, कैजुअलिटीज में तो घायल भी आते हैं, 2 मौतें आईडीएफ स्वीकार कर चुका है, बाकी जो है उसमें बड़े लेवल पे इंजरीज हुई हैं। अब देखिए, अब इधर अल घानेम में क्या हुआ? अल घानेम से भी जब सोल्जर्स धनाबा की तरफ आए, इस तरह की जो ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं, तो वहां पर अल घानेम में भी इस तरीके से जो असल में और अल घानेम में जो सोल्जर्स थे एल्युमिनियम शीट्स पहने थे, जो इजरायली सोल्जर्स थे, तो एल्युमिनियम शीट्स से उनको एक कवर मिलता है फायरिंग से, और वो जो है एक कहीं ना कहीं जो ओपोनेंट होता है उसकी भी उसमें वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उससे एक ओपोनेंट भी डिसबैलेंस होता है। तो इस तरीके से जो एल्युमिनियम शीट्स पहने थे तो उनका एक खास मकसद होता है युद्ध में उस और वहां पर जो अल घानेम में भी वहां कोई प्रोजेक्टाइल नहीं छोड़ा, वहां पहले से माइन था वो एरिया, और उसमें पूरा मतलब एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन में आईडीएफ सोल्जर्स पीछे हटे, और जब वो पीछे हटे तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बलावने में हुआ, उसी तरीके से यहां पर अल घानेम में मारा वहां पर। और फोटोज फिर हमास ने रिलीज किए फोटोज जिनमें एल्युमिनियम शीट्स जो आईडीएफ सोल्जर्स की हैं वो छोड़ के भागे, उनमें खून से लथपथ एल्युमिनियम शीट्स वो साफ साफ दिख रही हैं। और वो मेरा एक्स हैंडल है मिश्रा_ अमरेश, जो अब रीइंस्टेट हो गया कुछ दिनों से, तो उसमें आप देखिएगा, उसमें मैंने ये सारी चीजें डाली। इधर लेकिन धनाबा में क्या हुआ? धनाबा में भी देखिए, जो वहां पर जो फाइटर्स संभाले हुए थे, तो उधर से जब उन दोनों जगह एक्सप्लोजन हुआ, उन दोनों जगह बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है इस पूरे ये जो ट्रायंगल एक बनाया, एक इमेजिनरी एक ट्रायंगल जो एक बैटल एक्सेस के रूप में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने बनाया, तो वहां पर जब इस तरह से घटनाएं हुई तो धनाबा में जो सोल्जर्स थे वो पीछे की तरफ हटने लगे, और पीछे की तरफ जो हटने लगे, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि पीछे हटना इस तरीके से, मतलब आगे फायरिंग करते हुए पीछे हटना, वो भी जब तुम्हारे रियर में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं, आप सोचिए इतनी बड़ी गलती इजरायली जो फौजों से आज हुई और जो लगातार हो रही है। ये दिखा रहा है कि जो जंग है, जंग के हिसाब से आईडीएफ के सोल्जर्स उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है। बार बार ये बात आ रही है, और नेतन्याहू बढ़ चढ़ के बात कर रहा है वादी अल मखरौर, जो कि हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, उसको हम एनेक्स कर लेंगे। 2 मिनिस्टर्स जो महिला मिनिस्टर्स हैं, कल उन्होंने बोला कि वेस्ट बैंक को पूरा एनेक्स कर लेना चाहिए, वहां वॉर डिक्लेयर कर देनी चाहिए। वॉर तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, वहां तुम क्या इस तरह की बातें, ये जो 2 मिनिस्टर्स हैं इनके, ये इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है? वॉर तो ऑलरेडी चल रही है और लंबे समय से चल रही है। और 2002 में जब आखिरी बार इतना बड़ा जेनिन पे हमला हुआ था, तो इजराइल को उस समय भी, जबकि उस समय फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के बाद बहुत ही प्रिमिटिव वेपन्स थे, लेकिन उस समय भी 23 इजरायली सैनिक मारे गए थे 1 हफ्ते की लड़ाई में, और उसमें फिलिस्तीनी करीब 45 मारे गए थे। तो मतलब कहने का, और उसमें फाइटर्स 33 थे केवल। तो कहने का मेरा मतलब है कि इट वाज अ 1-to-1 रेशियो ऑलमोस्ट
between IDF and Palestinian resistance in 2002. तो आज की क्या स्थिति है? आज तो यह स्थिति हो गई है कि आपका रेशियो का कोई काउंट ही नहीं रह गया, क्योंकि धनावा में जो वहां पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने रुक के लड़ाई की, उनमें से कोई मारा नहीं गया, नो वन डाइड। और जो पीछे जो इजरायली फोर्सेस धनावा से रिट्रीट की, उनके पीछे जो फोर्सेस ऑलरेडी वहां पर आईडीएफ सोल्जर्स को मार चुकी थी, उन्होंने पीछे से वार किया, बीच में फंस गए जो धनावा के सोल्जर्स थे। और उसके बाद जो है उनको हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा इवैक्यूएशन के लिए। उसके बाद उनको यहां तक कि एयर स्ट्राइक्स उनको कंटेम्पलेट करनी पड़ी। जो F-35 प्लेन्स हैं, अभी एयर स्ट्राइक्स बहुत कम हुई है ये मतलब वेस्ट बैंक में। उस तरीके से गाजा में इतनी भयंकर बमबारी हुई, वो वेस्ट बैंक में अभी नहीं हुई। अभी जो वेस्ट बैंक के एरियल अटैक्स हैं वो ज्यादातर ड्रोन से हैं, जिसमें अबू शुजा भी मारे गए, कुछ और भी कमांडर्स मारे गए। रेजिस्टेंस के करीब 20 से ऊपर जो सोल्जर्स हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन वो ज्यादातर ड्रोन स्ट्राइक से मारे गए हैं। आमने सामने की लड़ाई में बहुत कम मरे हैं, और उसके साथ साथ मतलब बहुत कम शहीद हुए हैं। और उसके साथ साथ जो उस तरीके से जो F-35 प्लेन्स हैं, उनकी एंट्री अभी वेस्ट बैंक में नहीं हुई। लेकिन आज ये मजबूरन तुलकरेम में जो उनको 3 जगह से फांसा गया, आज मजबूरन F-35 प्लेन्स को वहां पर सॉर्टीज भरनी पड़ी। और ये एक तरह से बहुत बड़ी वीकनेस है। इसको लेके युवराज गालान जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसने भी इस बात को कहा, और उसने कहा कि ये उसका नेतन्याहू से लंबा झगड़ा चल रहा है, और उसने कहा कि इस तरीके से हम लोग मल्टी फ्रंट, कई फ्रंटों पे हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। और इसमें देखिए आईडीएफ के कुछ और ऑफिसर्स का रेजिग्नेशन आज हुआ है, क्योंकि वहां पर नॉर्दर्न फ्रंट में हिजबुल्ला, इधर गाजा जो कि साउथ में आता है, यहां पर हमास, और इधर वेस्ट बैंक जो कि ईस्ट में आता है, यहां पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस। ये देखिए चारों तरफ से ये घेरा हुआ है। अच्छा, आज देखिए क्या है, कुछ मैं आपको खबरें कुछ ऐसी बताना चाहता हूं जो आमतौर पे रह जाती है, थोड़ा ह्यूमन एंगल से है, बल्कि ह्यूमन क्या, उसमें एक मतलब वो एंगल है कि इजराइल का जो डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी है वो दिखाता है, और उसका और ज्यादा प्रूफ देता है। अभी देखिए क्या हुआ कि जो हेब्रॉन में जो लगातार 3 दिन से जो साउथ वेस्ट बैंक में जो हमले हुए, सब मैंने बताया आपको। उसके बाद इजराइल ने जो पैलेस्टाइन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है, उसकी महिला स्टूडेंट्स पे हमला किया। और उसके बाद ये 1 सितंबर को सबसे पहले यहां पर ये लोग यत्ता और दूरा और हल ये जो 3 पैलेस्टीनियन जो साइट्स हैं हेब्रॉन में, वहां पर हमला किया। और उन्होंने कुछ जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको उठा भी लिया, महिला स्टूडेंट्स। उनमें देखिए यमामा इब्राहिम अल हरीनी 18 साल की, ये यत्ता टाउन से, रगाद खादेर मुबारक अल खलीदी ये हलुल से, और रगाद वालिद महमूद अमरो ये दूरा से। और ये जो एक पूरी चीज है कि अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है पैलेस्टीनियंस की, इसमें इसकी खासियत यह है कि इसने पहले भी काफी फाइटर्स प्रोड्यूस किए हैं। और वहां पर एक बहुत वरिष्ठ एक दीमा अल वावी, जो कि पहले इजरायली फोर्सेस ने उनको इम्प्रिजन किया था, फिर उनको छोड़ा, उनको भी समन्स हुए, उनका भी फील्ड इंटरोगेशन हुआ। फील्ड इंटरोगेशन जो गाजा में तो वो सीधे फील्ड इंटरोगेशन के नाम पे सीधे गोली मारते हैं। वेस्ट बैंक में वो एक सेना बुलाती है, सबके सामने बेइज्जत करती है, कुछ ह्यूमिलेट करती है और फिर छोड़ देती है। तो उस तरीके से देखिए जो महिलाओं पे एक, और यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स है महिला, उन पे जो अटैक हुआ। उसके बाद देखिए जनिन में, कफरदान में एक और हृदयवर्धक घटना हुई कि एक 58 साल के ऐमन रजा आबेद, अब ऐमन रजा आबेद देखिए ये एक मशहूर नाम है, इनके 2 बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी प्रिजन में हैं, और एक जो लड़का है वो फाइटर है और वो अंडरग्राउंड है। उस लड़के की, जबकि उस लड़के की जानकारी भाई पेरेंट्स को नहीं रहती है कि कहां वो जो उनके लड़के लड़ रहे हैं। तो उस लड़के की जानकारी निकालने के लिए इजरायलियों ने इनको टॉर्चर कर करके मार डाला। कफरदान की ये खबर है, और ये देखिए इसको लेके पूरी दुनिया में एक बड़ा इशू बना है। तीसरी बात देखिए, जो कल जो स्ट्राइक हुई, और जिस तरह की स्ट्राइक हुई उसमें डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे गए, जो इजराइल के अंदर स्ट्राइक हुई, इजरायली सिटीजन्स का, जो मैंने आपको कल जो बात कही थी
कि इजरायली अखबारों ने लिखा कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इजरायली जनता और इजरायली सरकार में था वो टूट गया है, क्योंकि इजरायली जनता और इजरायली सरकार में ये कॉन्ट्रैक्ट था। मैं फिर आपको बताता हूं कि इजरायली जनता कोई भी काम करे, गलत सही कोई भी काम करे, क्योंकि इजराइल उस तरह की कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्शन वहां होता रहता है, बट इट इज बेस्ड, द होल कंट्री इज बेस्ड ऑन अपार्थाइड एंड कॉलोनियलिज्म, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर एक एबनॉर्मल सा रिलेशनशिप है बिटवीन इट्स पीपल एंड द रूलर्स। जैसे एंशिएंट रोम में होता था, जहां स्लेवरी भी थी, लेकिन एक कहने के लिए सेनेट भी होता था। और अब उसी की तरह यहां भी इजराइल में जो वो जो एक जो करार, एक तरह से करार कहिए रूलर्स और रूल में है, वो ये है कि भाई हम, स्पेशली जनता ये समझती है कि हमारे हुक्मरान कुछ भी करें, गलत करें सही करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे प्रोवाइडेड हमारी सिक्योरिटी का वो ध्यान दे। तो ये होस्टेजेस को जो नहीं छुड़ा पाया है, जो नेतन्याहू नहीं छुड़ा पाया है, इसने इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एकदम धूल में मिला दिया। और उसी की वजह से इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, इतनी बड़ी बड़ी वहां पर जो इजराइल की जो ट्रेड यूनियन है उसने जिस तरीके से पूरा एक बंद का कॉल दिया और हड़ताल की कॉल दी, कल जिस लेवल पे झड़पें हुई, और उसके बाद नेतन्याहू के घर पे भी पूरी चढ़ाई हुई। और इसीलिए मैंने कल के वीडियो का जो टॉपिक है वो यही रखा था कि बांग्लादेश जैसे हालात, क्योंकि किसी भी समय देखिए इजराइल में ये हो सकता है, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस भी कब तक रोकेंगी। हालांकि वो लोग बहुत ज्यादा मतलब फैसिज्म में मतलब ट्रेंड हैं, और उनकी जो मेंटालिटी है वो एंटी पीपल है, वो तो इजरायलियों, क्योंकि इजरायली भी भाई जो मेजॉरिटी है वो अफ्रीका से आई है, यहां से आई है। जो अश्केनाजी जो एक माइनॉरिटी रूल करती है वो उसका अलग ये है, लेकिन फिर भी जितने भी वो जालिम हो, जितने भी वो ब्रूटल हो, या जितने भी बिल्कुल एक तरह से कमिटेड टुवर्ड्स द स्टेट हो इंस्टेड ऑफ द पीपल, जो इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, स्पेशली जो पुलिस फोर्सेज हैं, वो वनरेबल हैं। और वो भी कभी भी इस तरीके से जो होस्टेजेस की रिहाई की मांग करते हुए जो इजरायली सिटीजन लगातार एजिटेट कर रहे हैं, उन पे गोली चलाने से मना कर सकती है, या उन पे घोड़े दौड़ाने से वो मना कर सकती है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक बड़ी जबरदस्त खबर आपको बताएं कि जेनिन में जो ब्लॉकेड इजराइल ने लगाया हुआ, कोई खाना नहीं पहुंच रहा, कोई मतलब इट इज कट ऑफ फ्रॉम वाटर, जैसे गाजा में शुरू में किया था वैसी स्थिति है। गाजा में तो अब एक नए तरीके फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने निकाल लिए। जेनिन में क्या, जेनिन में 28 अगस्त से एक पूरा इजराइल ने अनऑफिशियली पूरा उस एरिया को बंद कर रखा। वहां खाना नहीं पहुंच सकता, वहां पानी नहीं है, वहां पर बिजली नहीं है। तो अब आप सोचिए, अब आप ये देखिए कि ट्यूबस जो जेनिन से करीब 20-22 किलोमीटर दूर है, ट्यूबस मतलब जेनिन के थोड़ा साउथ में पड़ता है, ट्यूबस में एक पैलेस्टीनियन फाइटर यजान अल मुस्लिमानी, ये एक पैलेस्टीनियन फाइटर, बहुत लेजेंडरी, ये 26 अगस्त 2024 में शहीद हुआ था ट्यूबस में लड़ते हुए। उसके जो पूरे ग्रुप्स ने देखिए 600 किलोग्राम ब्रेड इन्होंने जेनिन में पहुंचाई, 20 से 30 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस तय करके, और सारी जगह नाकेबंदी है। उसके बाद सारे जो फाइटर्स हैं, जो यजान अल मुस्लिमानी के जो पूरा ग्रुप है, वो केवल हथियार से नहीं लड़ रहे हैं, उन लोगों ने 600 किलोग्राम ब्रेड सीधे वहां पर पहुंचाई जेनिन में। एक और देखिए इसमें खबर है कि जेनिन में ही एक आदेल अकबेरिया एक वहां के प्रतिष्ठित एक फैमिली है, उसके यहां आईडीएफ ने कब्जा कर लिया, और कब्जा करके वो लोग उनको किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे थे, किसी को ये नहीं करने दे रहे थे। तो इन्होंने लेकिन पूरे तरकीब से इन्होंने भी ब्रेड जेनिन कैंप पे जहां लड़ाई मेन हो रही है, वहां पर इन्होंने ब्रेड पहुंचाई। अब आप बताइए, इस तरीके से पूरा क्योंकि देखिए जनता का साथ है ना, इसीलिए ये थर्ड इंतिफादा है। अभी इजराइल इसको मिनी इंतिफादा कह रहा है, लेकिन वो मिनी कह रहा है, तो अब आप सोचिए कि वो किस लेवल का होगा, और रोज वो बढ़ता जा रहा है। और जिस दिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि जनता जो है वो जैसे फर्स्ट और सेकंड इंतिफादा में सड़क पे आके वो लड़ने लगी थी, चाहे उसके हाथ में पत्थर ही था, वो वाली सिचुएशन तो इस बार
और ऑर्गेनाइज तरीके से होने वाली, क्योंकि जनता निकलेगी, हथियारों के साथ निकलेगी। ये बात अब इजराइल समझ रहा है कि उसको, और उसने ये भी कहा, आज एक और बात नेतन्याहू ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही, ये कहा उसने कि, और एक और मिनिस्टर ने भी उसने कहा, उन लोगों ने कहा कि ईरान जो है वो वेस्ट बैंक को, गाजा को तो उसने किया ही, वेस्ट बैंक को वो लंबे समय से एक पैलेस्टीनियंस का, एक आर्म्ड रेजिस्टेंस का वो गढ़ बना रही है। और ये खबर इन लोगों को लगी, इसलिए इन्होंने हमला किया। हालांकि झूठ है ये खबर तो बहुत दिनों से है, और ईरान से लेके, लेबनान से लेके तमाम और देश, और बाकी देशों को क्या, वहां पर ट्यूनीसिया से लेके, अल्जीरिया से लेके तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो ब्राइट इस्लामिक स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के, और भी तमाम केमिस्ट्री के, वो सब आके वहां हथियार बनाते हैं। उन्होंने गाजा में वही किया, टनल्स वगैरह के अंदर जो पूरी फैक्ट्री अंडरग्राउंड, और यहां भी वेस्ट बैंक में भी शुरू किया। अब इजराइल ब्लेम कर रहा है ईरान को कि ईरान की बहुत बड़ी एक साजिश है की वेस्ट बैंक को भी गाजा में तब्दील कर देना। तो ये तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि वेस्ट बैंक अगर गाजा में तब्दील हो गया, और हो रहा है, जो आपके सामने मैंने आपको दिखाया किस तरह के सोफिस्टिकेटेड एक्शंस और बैटल टैक्टिक्स रेजिस्टेंस यूज कर रहा है, तब तो देखिए खेल ही खत्म हो जाएगा नेतन्याहू का। तो मुंह दिखाने लायक नेतन्याहू नहीं रहेगा। ये जो एक बहुत ही बारीक बात है, इस चीज को देखिए नेतन्याहू भी समझ रहा है, सब लोग समझ रहे हैं। और उसके ऊपर जो ये, उसके बाद जब नेतन्याहू कहता है कि हम जो है वो इसको एनेक्स कर लेंगे, और हम इस तरह की वादियों को एनेक्स कर लेंगे, और उसमें भी मैं आपको किस्सा बताता हूं कि एक क्रिश्चियन फैमिली जो वेस्ट बैंक की है, उस पर किस तरह से इजरायली आईडीएफ ने जुल्म ढाए लंबे समय से, इजरायली सेटलर्स और आईडीएफ ने मिलकर, और उन लोग का भी बड़ा हिस्टोरिक रेजिस्टेंस है, एक परिवार का, एक क्रिश्चियन फैमिली का, पैलेस्टीनियन क्रिश्चियन फैमिली का आईडीएफ का अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है। उसके बाद देखिए ये जो हिजबुल्लाह ने जो आज मार के, देखिए मलकिया अदामित और अरब अल आरामशाह वो इजरायली साइट है जहां पर हिजबुल्लाह पहले भी आग लगा चुका है। नहारिया में भी आज वार किया हिजबुल्लाह ने, जहां पर साइरेंस जो हैं वो एक्टिवेट नहीं हुए, लेकिन एयर डिफेंसेस एक्टिवेट हो गए। मतलब इजराइल के पास अब वो भी स्थिति नहीं है, मैन पावर नहीं है, वहां पर लोग भाग गए हैं। उसके बाद देखिए फिर आईडीएफ, अच्छा आईडीएफ जो लेबनान पे हमला कर रहा है वो बहुत ही सतही जगह पे कर रहा है जहां आबादी नहीं, जेबाइन, शहीन, जबकीन, यातेर, हालांकि दो लोग लेबनान में ऐसी घटनाओं में 2 लोग मारे गए हैं जो लेबनीज सिविलियंस, लेकिन फिर भी जिस इंटेंसिटी से हमला हो रहा था, जिस इंटेंसिटी से इजराइल हमला कर रहा था लेबनान पे, वो आधी से भी कम वो इंटेंसिटी हो गई। उसके बाद देखिए जो हलीमा अल सादिया एरिया है जो जेनिन के ईस्टर्न नेबरहुड में है, ये वही एरिया है जहां पर भारी मात्रा में खाद्य सामग्री पहुंचाई गई है। तो हलीमा अल सादिया और हरीतिया में कल लड़ाई हुई थी। हलीमा अल सादिया में आज कम से कम 8 से 9 घंटे लगातार गोली चली है, और अंत में इजरायली फोर्सेस को वहां से पीछे हटना पड़ा है, क्योंकि जेनिन जो कैंप है, जो जेनिन रिफ्यूजी कैंप है, उसके आगे पड़ता है हलीमा अल सादिया, और उस पूरे एरिया को फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने बैरिकेड कर रखा, उन्होंने डिफेंड किया। यहां पर देखिए बिल्कुल दूसरी टैक्टिक, जहां केवल डिफेंड किया, और उस डिफेंड करने में आपने मतलब इस तरीके से इतनी लंबी लड़ाई खींची। उसके बाद यमन ने आज देखिए जो सोनिन जो ग्रीक जहाज था उसको जो मारा, उसके बाद ग्रोटॉन जहाज को मारा, और आज ब्लू लगून जो मैंने कल बताया था कि 2 घटनाएं हुई हैं, उसमें से एक घटना की डिटेल्स आए कि ब्लू लगून नाम की जो शिप है वो उस पे यमन ने जबरदस्त वार किया, और वो भी अब तो यमन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहा है। ये भी नहीं है कि वो हल्की फुल्की मार कर रहा है जिससे शिप्स पीछे हो जाए, अब वो खुल के मार कर रहा है। और बल्कि इसमें देखिए एक वेस्टर्न एनालिस्ट ने कहा कि यमन जैसी ताकत ने दुनिया का जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज जो रेड सी है, जहां से बिजनेस जाता है, जहां मतलब अगर रेड सी को जैसे उसने बंद कर दिया तो दुनिया का 70% प्रॉफिट्स गिर गए, बिकॉज केप ऑफ गुड होप से होके शिप्स को जाना पड़ रहा है, और जो वायलेट करने की कोशिश कर रही है उनका इस तरह से बुरा हाल हो रहा है। तो यमन जैसे छोटे देश ने पानी पिला दिया न केवल इजराइल को, बल्कि क्योंकि इंटरनेशनल वाटरवे है ना रेड सी पे आपने कब्जा कर लिया, मतलब आपने बिजनेस का एक बहुत बड़ा, सारे यूरोपियन और अमेरिकन देशों की बिजनेस पे आपने बड़ा हमला किया। उसके बाद देखिए गाजा में जैसे एक लगातार हो रहा है, आज भी करीब अबाउट 39 पीपल सिविलियंस हैव बीन किल्ड सो फार
और बल्कि उनको कहना चाहिए शहीद हुए इन इजरायली बॉम्ब में। लेकिन वहीं पर गाजा में अल जैतून जो नेबरहुड है, अल जैतून नेबरहुड में आज एक बड़ा इंसिडेंट हुआ जब करीब 3 जो आईडीएफ बुलडोजर्स हैं उन पे हमला हुआ और तीनों के तीनों बेकार हो गए। और फिर 2 मरकबा टैंक्स आए, वो मरकबा टैंक्स भी बेकार हो गए। और उसके बाद हेलीकॉप्टर से फायरिंग हुई, और हेलीकॉप्टर से जो फायरिंग हुई उस पर वापस हेलीकॉप्टर पे मारा। मैं तो पहले ये चीज जो सैम 7 मिसाइल से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस इजरायली हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना चुका है, लेकिन ये जो आज है ये तो इन लोगों ने बाकायदा मशीन गन से, क्योंकि हेलीकॉप्टर को भी तो काफी नीचे आना पड़ता है ना गोली चलाने के लिए, तो इन लोगों ने हेलीकॉप्टर से सीधे कम्बैट किया। मतलब इट इज अ यूनिक एयर टू सरफेस कॉम्बैट, जिसमें आप ऊपर से गोलियां चल रही हैं, नीचे से गोलियां चल रही हैं। ये अच्छा, उसके बाद देखिए जो तुलकरैन कैंप में जो जिस तरीके से वहां पर तीनों जगह मार हुई, आईडीएफ को बड़ा एक बड़ा झटका लगा। कई जो कैप्टिव्स हैं, जो एब्डक्शंस वेस्ट बैंक में आईडीएफ कर रहा है, उन एब्डक्शंस को रोकना पड़ा। ये देखिए एक बड़ी चीज हो गई। उसके बाद एक खबर आई है कि जो पोलियो वैक्सीन है, अच्छी खबर है, ये पोलियो वैक्सीन को हमास ने अपने हाथ में ले लिया है और हमास ने अब तक 1 लाख से ऊपर बच्चों को वो पोलियो वैक्सीन दे चुका है। क्योंकि पोलियो का, जैसे आप जानते हैं कि बहुत बड़ा एक स्केयर हुआ था कि पोलियो फैलने का डर है पूरी दुनिया में, चाहे वहां लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन पोलियो वैक्सीन पहुंचने लगी थी। और यह था कि इजरायली फोर्सेज उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन हमास ने जबरन अपने कब्जे में लेके और पोलियो जो शॉट्स हैं वो बच्चों को दे रहे हैं। देखिए हर तरह का काम, हर तरह का फ्रॉम मेडिकल टू मिलिट्री ये काम हो रहा है। उसके बाद देखिए बेथलेहम वेस्ट बैंक में हुसैन में एक बड़ा कन्फ्रंटेशन हुआ आईडीएफ फोर्सेस के साथ। यहां पर आईडीएफ को उम्मीदें थी, बेथलेहम में जेरूसलम के पास, वहां पर वो इजरायली गढ़ है, वहां पर जेरूसलम में नेतन्याहू का दूसरा घर है, वहां पर एक्सप्लोजिव पहली बार ऐसा हुआ है। बेथलेहम में अभी तक रन ओवर ऑपरेशन वगैरह होते रहे, बेथलेहम में एक्सप्लोजिव छोड़े गए। और ये जो वही बात है जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्सेज है किस तरीके से एक्सप्लोजिव छोड़ रही हैं। कुछ लोग तो हाथ से अपने रख के आ रहे हैं, जो गाजा में भी हुआ था। आज पहली घटना इस तरह की बेथलेहम में भी हो गई, और वहां पर भी आईडीएफ सोल्जर्स दे वर कॉट ऑफ गार्ड, और 2 आईडीएफ सोल्जर्स वहां भी मारे गए। आप देखिए इस पे मत जाइए, ये बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि आईडीएफ सोल्जर्स 2 मारे जाते हैं और फिलिस्तीनी कई मारे जाते हैं। देखिए ये तो कोई भी रेशियो आप वियतनाम वॉर में देखिए, 58,000 अमेरिकन वर किल्ड एंड 1 मिलियन वियतनामीज लॉस्ट देयर लाइफ, बिकॉज सिविलियंस को जो है मारना, ये इंपीरियल पावर अपना सिविलियंस को मारती है, इसलिए कैजुअलिटीज ज्यादा होती है। लेकिन सवाल यह है कि जो 58,000 वियतनाम वॉर में अमेरिकन मारे गए, उसके रेशियो में वियतनामीज फाइटर्स एक्चुअली कितने मारे गए, इसकी कभी कोई स्टडी नहीं हुई है। वियतनामीज फोर्सेज ने अपनी स्टडी की है, जो काफी चौंका देने वाली। फिर देखिए हिजबुल्लाह ने आज जो पूरे हमले किए, और भी अवीविम और मनारा में इन 2 जगह जो हिजबुल्लाह ने आज मार की है, उसमें देखिए अवीविम भी लगभग छोड़ चुके हैं, इजरायली छोड़ चुके हैं। और नॉर्थ में तो यह हालत हो गई है कि जो नॉर्दर्न फ्रंट है उससे लोगों को हटा के वेस्ट बैंक में लगाया जा रहा है। तो वहां हैं कितने लोग? नॉर्दर्न फ्रंट में गिनती के आईडीएफ की फोर्सेस बच गई हैं, वहां से आप हटा के उनको वेस्ट बैंक में आप उनको लगाने की बात कर रहे हैं। तो बताइए ये चीज कैसे होगी, ये चीज संभव कैसे है? उसके बाद देखिए जो फिर देखिए कल के लिए ये अल खलील में हेब्रोन में भी अल फवार कैंप में आज पहली बार जनता सड़क पे आई। जो 3 घटनाएं हेब्रोन में घटी हैं पिछले 3 दिनों में, इब्राहिमी मस्जिद से लेके तरक्यूमे से लेके और जो गश इट्जियॉन और बाकी सेटलमेंट्स में, आज अल फवार जो वहां पर फिलिस्तीनी कैंप है वहां पर जनता सड़क पे आई। आईडीएफ की फोर्सेस के साथ 2-2 हाथ हुए और आईडीएफ की फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा। इसी तरीके से ट्यूबस, नाब्लस, इन सारी जगहों पे लगातार लड़ाइयां चल रही हैं। कलकिलिया में भी एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। अब कैसे ये हो रहा है भाई, मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, ये ऐसा तो है नहीं ना कि वेस्ट बैंक को पूरा माइन से बिछा दिया, नहीं तो इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं
जो कि माइंस को डिटेक्ट करते हैं, उनको हाथ में लेके चलते हैं ना, उनको हाथ में लेके चलते हैं। हम लोगों ने देखा है कि माइंस वाली वॉरफेयर कैसे होती है, जो कोसोवो में भी हुई थी, जो उधर यूगोस्लाविया में भी हुई थी, वियतनाम में बहुत मतलब हुई थी। तो उसको जवाब देने की भी तरीके हैं। लेकिन इजरायली सोल्जर्स हैं वो उस तरह का इक्विपमेंट कैरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली माइंड वो एरियाज नहीं है। कुछ जगह हैं जेनिन में, तुलकरेम में, लेकिन अब अल खलील में या मतलब कलकलिया जो कि वो भी ये रमल्ला के पास है, लगभग सेंट्रल वेस्ट बैंक में, वहां पर एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो सीधे उनको हिट कर रहे हैं, वो किसी प्रोजेक्टाइल से फेंके जा रहे हैं। ये चीज इजरायली नहीं समझ पा रहे हैं और उनका ये नहीं समझना यही सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात देखिए, जो एक और खबर सामने आई, एक सोल्जर है जिसका नाम है हदार गोल्डन इजरायली सोल्जर है। उसको 10 साल हो गए, वो अभी तक एक होस्टेज है हमास का। तो हमास ने क्या किया कि उसने एक पोस्टर रिलीज किया। उस पोस्टर में उसने हदार गोल्डन और इन सब लोगों का थोड़ा सा दिखाया, और उसमें एक वीडियो रिलीज किया जिसमें 2022 में यहिया सिनवार जब एक ऊपर आए थे और उन्होंने एड्रेस किया था एक क्राउड को, और उसमें उन लोगों ने गोल्डन के जो वेपन्स हैं वो डिस्प्ले किए थे, कि क्योंकि इजराइल कह रहा था कि नहीं वो तो मर चुका है ये, तो उसके वेपन्स डिस्प्ले किए, उसके जो इस तरह के साइंस हैं कि वो जिंदा है, फिर उसका वीडियो भी खुद वो बोलता हुआ उसका वो भी रिलीज किया। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये पूरा प्रेशर, हमास ने एक शैडो यूनिट बनाई है, एक नई शैडो यूनिट, सायों की फौज, और ये सायों की फौज बहुत खतरनाक है। सायों की फौज ने जो काम किया है, इसने सेटलमेंट्स में घुस के कई लोगों को उठाया है, कई इजरायलीज को उठाया। इजरायली समझ रहे हैं कि अभी उनके पास केवल 100 होस्टेजेस हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये जो सायों की फौज है, बिल्कुल जैसे इब्ने सफ़ी नॉवल का कोई एक, मतलब इब्ने सफ़ी की जो है वो उनकी कोई नॉवल, जैसे मौत की आंधी है या चट्टानों की, पहाड़ों की मलिका, चट्टानों की मलिका, उस तरह की तो मौत। तो ये जो लोग हैं, ये जो शैडो आर्मी है, ये जो सायों की ये जो सेना है, ये जब स्ट्राइक करती है तो किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि ये आप चेहरा तो छोड़िए, इनको आप देख भी नहीं सकते। अब लोग हमसे यही कहेंगे कि आप देखिए इस तरीके से बताते हैं जैसे कोई कहानी। अरे भाई कहानी नहीं है, ये रिटन में है, शैडो यूनिट है और शैडो यूनिट काम कर रही है। होस्टेजेस बहुत सारे शैडो यूनिट के पास हैं, और जो होस्टेजेस शैडो यूनिट के पास है, सबसे ज्यादा जो हाई रैंकिंग इजरायली जो जनरल्स हैं वो हमास की शैडो यूनिट्स के पास हैं, और उसके पास दोनों तरीके के विकल्प हैं। वो एग्रेसिव भी होती है, डिफेंसिव भी होती है, जब चाहे गायब हो जाती है, जब चाहे वो सामने भी आ जाती है। इस तरह की फोर्स आप बताइए दुनिया में किसी भी आर्मी के पास क्या इस तरह की शैडो यूनिट है, क्या इस तरह की फोर्स है? ठीक है, वो सीक्रेट सर्विसेज होती हैं, CIA है, रॉ है, ISI है, ये मोसाद है, सीक्रेट सर्विसेज अलग बात है, लेकिन ऐसी एक ट्रेन आर्मी होना, ये हम लोग मिडीवल एरा में सुना करते थे। मुगल आर्मी के पास एक ऐसी सेना थी जो अंतिम समय में जो काम में आती थी, और उसने बहुत सारी लड़ाइयों में बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले किया, स्पेशली जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो चाइल्ड्स वॉर औरंगजेब ने लॉन्च की थी 1686 से 1690 तक, जो चाइल्ड्स वॉर जिसको कहते हैं। जोशुआ चाइल्ड उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का वो मेन डायरेक्टर था, तो और भगा दिया था औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंडिया से पूरा भगा दिया था। उस वॉर में भी ये जो आर्मी है, शैडो आर्मी मुगल्स की, वो उसने अपना जलवा दिखाया था। तो ये देखिए पूरी सिचुएशन है, उसमें नए नए डेवलपमेंट लगातार हो रहे हैं। और आज बिरजिट यूनिवर्सिटी रमल्ला में भी IDF ने, जैसे हमने बताया हिब्रोन में पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में, उस तरह से बिरजिट यूनिवर्सिटी रमल्ला में, वहां भी IDF के लोग घुसे, आतंक बनाए, मतलब आतंक मचाया, लेकिन कुछ कर नहीं सके, क्योंकि वहां जो पूरे छात्र हैं उन्होंने खुद ही विरोध कर दिया, और उसके बाद ऐसा विरोध किया कि उसमें से कई लोगों ने पूरा जो सुवेज लाइन्स है वो खोल दी। तो इजरायली जो फौज है वो एक तरह से पूरे जो सीवेज वाटर में वो फंस गई, मतलब एक जो उसका एडवांस गार्ड था। उसके बाद उनका शायद ये ब्रीफ था कि बिरजिट यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत
कुछ एब्डक्शंस कर लो, कुछ स्टूडेंट्स को उठा लो, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और वो बुरी तरह से फेल हुए। तो देखिए ये पूरे आज का जो प्रसारण है, आज मैं वापस आ गया हूं बेंगलोर और कल फिर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।